विद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छात्रों, जैसा अभी तक हम इससे पहले पढ़ रहे थे संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजन दोनों के विषय में विस्तृत चर्चा की थी। अब संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत आज हम स्वर और व्यंजन दोनों को किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है और इनको किस किस नाम से जाना जाता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम स्वर के विषय में जानते हैं। स्वर हमारी वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाता है, क्योंकि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं और प्लुत कौन से होते हैं, उसकी चर्चा हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं कि जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों का योग नहीं होता। हमारे मूल स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती। मूल स्वर हमारे होते हैं 5। इसमें आ, ई, उ, ऋ और लिरि। इनमें से लिरि का प्रयोग आजकल साहित्यिक संस्कृत के अंतर्गत नहीं किया जाता। अतः हमारे केवल मूल स्वर जो हैं वह 4 ही हैं। इसका हमारा प्राय लोप ही हो गया है, तो हम इन चारों को ही मूल स्वर के रूप में अब जानते हैं। दूसरा हमारा आता है संयुक्त स्वर। इनको हम संहित स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संहित संहित स्वर भी कहते हैं। ये वे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों से संधि के योग के मेल से बनते हैं। 2 स्वरों के संधि के मेल से कैसे बनते हैं? जैसे हमारा आ है, हम इसको क्या बोलते हैं? बड़ा आ। इसको हम ए प्लस ए बराबर आ, जिस प्रकार से हम अपनी संधि करते हैं तो इनका जो बनाने का तरीका है सेम हमारा वही रहता है। इस विषय में संधि किस प्रकार से बनाई जाती है, इनको कैसे बनाते हैं, वो चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरा हमारा है संयुक्त स्वर। कौन सा है? ई, जिसको हम बड़ी ई बोलते हैं। ई, छोटी ई मिलाकर हमारी बनती है बड़ी ई। इसी प्रकार से हमारा है ऊ। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। नेक्स्ट हमारा है ए। आई, ए को हम बनाने के लिए ए और ई, ए प्लस ई। आई के लिए हम ए प्लस ए, क्योंकि इस पे हमारी जो है आई की मात्रा आती है। नेक्स्ट हमारा है ओ। ओ को बनाने के लिए हम अ प्लस उ, ओ। नेक्स्ट हमारा आता है औ। औ के लिए हम आ प्लस ओ, ये हमारा बन गया औ। तो इस प्रकार से हम संयुक्त स्वर का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से हम संयुक्त स्वर की रचना करते हैं। संक्षेप में संस्कृत में संयुक्त स्वर केवल अब हमारे 7 ही हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यदि इन्हें हम समय और उसके काल के स्थान से देखें तो हमारे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। ह्रस्व में जैसे मैंने बताया उच्चारण करने में कम समय लगता है, दीर्घ में उससे 2 गुना समय लगता है और प्लुत में उससे 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय इसलिए लगता है क्योंकि इसे उच्चारण करने में हमें अधिक ऊर्जा अपनी खर्च करनी होती है। स्वरों के अंतर्गत 2 हमारे और स्वर रह जाते हैं जिन्हें हम आहा से खाली के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक के अंतर्गत हम रखते हैं। जो हमारे 2 स्वर आते हैं
उन्हें हम अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग के अंतर्गत रखते हैं। जो हमारे होते हैं ये है हमारे दो अंग से अंगूर और आहा से खाली, जिसे हम स्वर के अंतर्गत ही उच्चारित करते हैं। इसके पश्चात स्वर का उच्चारण करते समय जब हम अपने कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें अपनी जिह्वा, अपने मुख का ध्यान रखना होता है। उस आधार पर यदि हम देखें तो जो हमारी बड़ी ई है उसे हम अग्र कहते हैं, क्योंकि जब हम बड़ी ई का उच्चारण करते हैं तो हमें अपने अग्र भाग को, अग्र उच्चारण करते समय ई, इस प्रकार का उच्चारण करते समय हमें अपने अग्र भाग का प्रयोग, मुख्य अग्र भाग का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा हमारा होता है मध्य। मध्य के अंतर्गत हमारा क्या आता है? मध्य के अंतर्गत हमारा आता है अ। तीसरा हमारा होता है पश्य। पश्य के अंतर्गत हमारा आता है उ, बड़ा उ। यानी कि जब हम उच्चारित करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो पश्य स्थान पर जाकर हमारी लगती है। इन अनुस्वार और स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, कैसे इन्हें उच्चारित किया जाता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है संवर्त। संवर्त स्वर हमारा कौन सा होता है? संवर्त स्वर होता है हमारा बड़ा ऊ। इसे संवर्त स्वर इसलिए कहते हैं कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार जो होता है वो संकरा हो जाता है, यानी कि स्पर्श न होने पर लगभग पूरा बंद हो जाता है। ऊ जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मुख्य आकृति होती है वो पूरी तरह बंद हो जाती है। दूसरा हमारा होता है अर्ध संवर्त। अर्ध संवर्त स्वर के अंतर्गत हमारा आता है ए, जिसे हम ए से एड़ी बोलते हैं, इसे हम अर्ध संवर्त कहते हैं, यानी कि इसका उच्चारण करते समय हमारा आधा मुख खुला रहता है। तीसरा हमारा आता है विव्रत। विव्रत में हम रखते हैं आ को, क्योंकि आ को उच्चारण करते समय आ, विव्रत, जो हमारा मुख जो है अधिक खुला रहता है। आ इस तरह जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख अधिक खुल जाता है। चौथे नंबर पर हमारा आता है अर्धविवर्त। अर्धविवर्त के अंतर्गत जब हमारा मुख का द्वार जो है आधा खुला रहता है, जैसे ओ, यानी कि आधा मुख हमारा बंद रहता है और आधा मुख हमारा खुला रहता है, तो इसलिए हमारा अर्धविवर्त के अंतर्गत औ आता है। तो इस प्रकार से संवर्त, अर्धविवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त, ये हमारे 4 प्रकार के स्वर होते हैं। इन चारों में हम संवर्त के अंतर्गत ऊ को रखते हैं, अर्ध संवर्त के अंतर्गत ए को रखते हैं, विवर्त के अंतर्गत आ को रखते हैं और अर्धविवर्त के अंतर्गत हम औ को रखते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारा मुख किस प्रकार से खुलता है और किस स्थान के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। संवर्त जो हमारा ऊ है जब मुख का द्वार बंद हो जाता है, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो है संकरा बन जाता है। अर्ध संवर्त ए, जब हम मुख का द्वार हमारा आधा बंद होता है तो हम ए का उच्चारण करते हैं। उसके बाद जब हमारा मुख पूरा खुला रहता है आ, तो हमारा वो विवर्त स्थान होता है। चौथा हमारा है जब हमारा मुख द्वार जो है आधा खुला रहता है तब हम उसे अर्धविवर्त कहते हैं और उसे उच्चारण करने के लिए हम औ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जब हम स्वरों की ओर बात करते हैं तो हमारा एक स्वर होता है दृढ़ स्वर। दृढ़ स्वर के अंतर्गत हमारी बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। दूसरा हमारा होता है शिथिल स्वर। शिथिल स्वर के अंतर्गत हमारी छोटी ई और छोटा ऊ आता है, यानी कि दृढ़ स्वर जिस प्रकार से स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति गोल हो जाती है, वे स्वर वृत्ताकार के अनुसार अवृत्ताकार भी कहलाते हैं। इस आधार पर हमारे दृढ़ स्वर और शिथिल स्वर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुख की आकृति होती है वो गोल हो जाती है। ई, ऊ, छोटी ई, छोटा ऊ। अब छात्रों हमने स्वर के विषय में चर्चा की, अब हम आपको व्यंजन के विषय में विस्तृत रूप से बताते हैं।
छात्रों, जैसा कि हमारे स्वर कंप्लीट हो गए, अब स्वर के बाद हमारे आते हैं व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख विवर जो है अबाध गति से नहीं निकल पाती। यानी कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जो हमारी मुख विवर की वायु होती है वो अबाध गति से नहीं निकल पाती। इसलिए संस्कृत के अंतर्गत व्यंजन का उच्चारण करते हुए हमें अपनी ध्वनि के अनुसार इनका उच्चारण करना पड़ता है। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, किस प्रकार से इन्हें उच्चारण किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके सूत्रों के साथ इनका उच्चारण स्थान आपको बताएंगे। फिलहाल हम सबसे पहले देखते हैं व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण हम मुख विवर से अबाध गति के रूप में करते हैं। व्यंजन जो है हमारे 36 होते हैं। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। संस्कृत में उच्चारण स्थान के अनुसार यह सघोष और अघोष व्यंजन दो प्रकार का होता है। किस प्रकार, कौन कौन सा होता है? सघोष और अघोष। इसको हम बोलते हैं सघोष और दूसरा हमारा होता है अघोष। ये दो प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं। इन व्यंजन दो प्रकार का वर्गीकरण किया है। पहला जो हमारा है सघोष के अंतर्गत हमारे बहुत सारे व्यंजन आते हैं। सघोष पहले हम देखेंगे सघोष किसे कहते हैं। सघोष हमारे वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में कुछ समय तक समाया नहीं होता, जब तक कि सघोष हमारे वे व्यंजन हैं जिन व्यंजन का उच्चारण हमें उस समय तक नहीं होता जब तक जिह्वा उस स्थान तक नहीं पहुंचती जहां वे व्यंजन उच्चारण होता है। यानी कि जब हम सघोष के अंतर्गत व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हम उन्हें ठीक प्रकार से उच्चारित किस प्रकार नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक जहां उनका उच्चारण स्थान होता है जब तक हम वहां नहीं पहुंच पाते तब तक हमारा उनका उच्चारण करना निरर्थक हो जाता है। यानी कि हम उनका अच्छी प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाते। सघोष व्यंजन के अंतर्गत हमारे मध्य, अंतस्थ, अंत बहुत सारे इसके भेद होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताएंगे छात्रों कि जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है दंतोष्ठ, दांत और ओठ। दांत और ओठ से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं व्यंजन के अंतर्गत? सिर्फ व्यंजन के अंतर्गत, स्वर नहीं, ओनली व्यंजन के अंतर्गत। दांत और ओठ के अंतर्गत जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा पे, फे, बे, भे यानी कि पवर्ग पूरा आता है। और मैं, जब हम दांत से जिन वर्णों का उच्चारण करते होते हैं वो हमारा है ते, थे, दे और धे। वत्स्य के अंतर्गत हमारे आते हैं ने, रे, ने, ले, रे, से और जे। तालव्य के अंतर्गत आते हैं चे, छे, जे, झे, ये और ये से यदि से, यानी कि हमारा तालव्य सकार। मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं टे, ठे, डे, ढे, ये। कंठे के अंतर्गत आते हैं हमारे के, खे, गे, घे और ये। इनमें इन व्यंजनों का उच्चारण हमें जो पे, फे, बे हमारे दांत और ओठ से किया जाता है। दंतोष्ठ के अंतर्गत इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें जीभ ऊपर के दांतों को छूती है। जब हम दांत से संबंधित वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे हमारा ते, थे, दे, दे, अभी मैंने आपको बताया, तो हमारी जो जीभ है वो हमारे तालु स्थान को छूती है। आप लोग उच्चारण करके देखना, जब हम ते, थे, दे, थे बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है हमारे ऊपर वाला जो दांत होता है और जो उसके बीच की जगह है उसे हम तालु बोलते हैं, उसको स्पर्श करती है। दूसरा हमारा है वत्स्य। वत्स्य के अंतर्गत इन व्यंजनों के उच्चारण में दांतों का अंदर का मसूड़ा छुआ जाता है। जो हमारे वत्स्य के अंतर्गत आते हैं ने, ले, रे, से, जे। इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो दांतों के अंदर जो हमारा मसूड़ा होता है हम उसको अपनी जीभ से टच करते हैं। चौथे नंबर पर हमारा आता है तालव्य। तालव्य के अंतर्गत इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छूती है। जीभ तालु को किस प्रकार से छूती है? च, छ, ज, झ, ञ, य, श। तो इन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो हमारे तालु को छूती है। तालु मतलब जो हमारा ऊपर वाले दांत के बीच का स्थान होता है उसे हम तालु कहते हैं। मूर्धन्य के अंतर्गत इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ कठोरता से तालु को छूती है।
यानी कि एकदम से हमारी जीभ जो है हमारे तालु पर टक करके लगती है। ट, ठ, ड, ढ, न। तो मूर्धन्य के अंतर्गत जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ जो है वो टक करके हमारे मूर्धन्य स्थान पर लगती है। कंठे के अंतर्गत क्या है कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हम कंठ को स्पर्श करते हैं। क, ख, ग, घ, ञ। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, ञ, तो हमारी जो जीभ है यानी कि जो हमारा कंठ है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क उच्चारण करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी अपना उच्चारण स्थान के अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया, आप सभी अपना उच्चारण करके देखेंगे तो आपकी जीभ भी उसी स्थान को छुएगी जब आप शुद्ध उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा के द्वारा स्थानों का स्पर्श किया जाता है उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन के हमारे अंतर्गत क्या आते हैं? कवर्ग आते हैं, तवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में का खा गा गा, ता था दादा ञ, टा ठा डाडा ञ, पा फा भा भा ञ। ये जो हमारे होते हैं चारों वर्ग जो है हमारे स्पर्शी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स्पर्शी संघर्षी वर्ण हम उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्पर्श और संघर्ष दोनों ही होते हैं। यानी कि हम स्पर्श भी करते हैं और हमें उन्हें उच्चारण करने में संघर्ष भी करना पड़ता है, उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत हमारे आते हैं च, छ, ज, झ। जब हम स्पर्श करते हैं च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण करते समय हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और साथ ही हमें अपने तालव्य स्थान को भी स्पर्श करना होता है। तीसरा हमारा होता है संघर्षी। संघर्षी हम उन्हें कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सीटी जैसी ध्वनि निकलती है उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन में हमारे तीनों सकार आते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। जैसे श, 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 इन तीनों का उच्चारण करते समय जब हम उच्चारण करते हैं तो एक सीटी जैसी ध्वनि निकलती है। चौथे नंबर पर हमारे आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक व व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जो नासिका द्वारा बोले जाने पर व्यंजन अनुनासिक कहे जाते हैं। यानी कि जिनका उच्चारण करते समय हमें नाक का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, वो हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 5 पर हमारा आता है पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु जीभ से अलग मतलब जीभ कभी हमारी इधर लगती है कभी उधर, अगल बगल होकर के जब हमारी जीभ लगती है तो उससे जो ध्वनि निकलती है उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कभी दाईं ओर लगेगी कभी बाईं ओर लगेगी, तो इसलिए हमारा ल एक ऐसा व्यंजन है जो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। छठे नंबर पर हमारा है लुंठित। लुंठित हम उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को बेलन की भांति घुमाना पड़ता है, उसे हम लुंठित वर्ण कहते हैं। यानी कि जब हम अपने किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है बेलन के आकार की हो जाती है। जैसे र, र, जब आप उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ जो है वो पीछे की ओर मुड़ जाती है, यानी कि तालव्य स्थान से होती हुई हमारे पीछे की ओर मुड़ जाती है। तो उसका उच्चारण करते समय उसे हम लुंठित कहते हैं और लुंठित के अंतर्गत हमारा र वर्ण आता है। 7 नंबर पर हमारा है उक्षिपा। उक्षिपा हम उसे कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा मूर्धा जोर से टक्कर मारकर तुरंत लौट कर आती है, यानी कि हम उसे उक्षिपा व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं जीभ हमारे तालव्य स्थान को टक्कर मारते और वापसी लौट के आते। ड, ढ, जब हम ड और ढ बोलेंगे तो तालव्य में तुरंत जीभ लगेगी और वापसी तुरंत हमारे एकदम से नीचे आ जाएगी, तो हमें उन्हें उक्षिपा वर्ण कहते हैं। उक्षिपा व्यंजन के अंतर्गत हमारे ड और ढ 2 व्यंजन आते हैं। 8 पर हमारा है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन हम उन स्वरों को कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर का आभासा होता है।
जैसे हमने अभी स्वर के अंतर्गत भी पढ़ा था कि हमारे कुछ उच्चित अर्ध स्वर व्यंजन जो होते हैं अर्ध स्वर भी होते हैं। अर्ध स्वर में हमने कौन कौन से 2 स्वर पढ़े थे? छोटी ई, छोटा ऊ। इनको हमने अर्ध स्वर के अंतर्गत अभी अभी पढ़ा था जब हम स्वर के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे ही अर्ध स्वर के अंतर्गत हमारे य और व, ये दोनों अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे वर्ग के एक अल्प प्राण होते हैं और एक महाप्राण होते हैं। 2 रूप होते हैं। अल्प प्राण सबसे पहले हम जानते हैं किसे कहते हैं। अल्प प्राण हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण स्थान में हमें कम बल लगाना पड़ता है। यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा उच्चारण जो है बोलने में हमें कम बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि उन्हें हमें उच्चारण करने में अधिक अपने प्राणों को या अपनी श्वास वायु को अधिक खींचने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए हम उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे वे वर्ण आते हैं, वे व्यंजन आते हैं जो जैसे हमारे कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग है। इनका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है वो हमारा अल्प प्राण होता है। जैसे अल्प प्राण के अंतर्गत मैंने जैसे आपको ये लिखकर बताया है, प्रथम, तृतीय और 5वां, यानी कि हमारे कै वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और पै वर्ग का, इनका जो हमारा प्रथम वर्ण है, तृतीय वर्ण है और 5वां वर्ण है, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कै वर्ग के अंतर्गत हमारा पहला वर्ण क्या आता है? क। दूसरा क्या आता है? नहीं सॉरी, दूसरा नहीं, तीसरा क्या आता है? ग। और 5वां वर्ण क्या होता है? 5वां वर्ण यानी कि जो हमारे अनुनासिक होते हैं आहा से खाली, य, जिसको हम बोलते हैं य, यंगा। उसके बाद में च वर्ग के अंतर्गत हमारा पहला वर्ण होता है च, तीसरा कौन सा होता है? ज, और 5वां हमारा होता है य। उसके बाद में ट वर्ग के अंतर्गत हमारा पहला वर्ण होता है ट, तीसरा होता है ड और 5वां होता है हमारा आहा, आहा से खाली, जिसको हम आहा से खाली बोलते हैं। ऐसे ही हमारे तवर्ग के अंतर्गत हमारा पहला वर्ण है त, तीसरा है हमारा द और 5वां हमारा है न। इसी प्रकार से पवर्ग के अंतर्गत हमारा पहला वर्ण है प, तीसरा हमारा है ब और 5वां हमारा है म। इनको हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि अल्प प्राण हम उन व्यंजनों को कहते हैं जो वर्ग का प्रथम, तृतीय और 5वां व्यंजन होता है। जैसे का, गा और आ, का वर्ग का हमारे ये तीनों व्यंजन अल्प प्राण है। साथ ही हमारे 4 व्यंजन और हैं जिनको हम अल्प प्राण कहते हैं। उसमें हमारा य, र, ल और व, ये चारों व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा है महाप्राण। महाप्राण हम किसे कहते हैं? महाप्राण हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में श्वास की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है। यानी कि अल्प प्राण में हमें कम समय लगाना पड़ता है और जब महाप्राण व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो हमें उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वर्ग कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन 5 वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है हमारा महाप्राण होता है। जैसे कवर्ग में ख हमारा दूसरा व्यंजन है और घ हमारा चौथा व्यंजन है। चवर्ग के अंतर्गत हमारा छ दूसरा व्यंजन है और झ हमारा चौथा व्यंजन है। उसके बाद टवर्ग के अंतर्गत हमारा ठ दूसरा व्यंजन है और ढ हमारा चौथा व्यंजन है। तवर्ग के अंतर्गत हमारा थ दूसरा व्यंजन है और ध जो है हमारा चौथा व्यंजन है। इसी प्रकार से पवर्ग के अंतर्गत प हमारा दूसरा व्यंजन है और भ हमारा चौथा व्यंजन है। इस प्रकार से छात्रों, अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत अल्प प्राण हमारे वो हैं जिनको उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है और महाप्राण वो हैं जिनको हमें उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है।
अल्प प्राण हमारा वर्ग का प्रथम, तृतीय और पांचवा वर्ण होता है और महाप्राण हमारा दूसरा और चौथा वर्ण होता है। यानी कि व्यंजन के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है और व्यंजन के अंतर्गत दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण है। तो छात्रों, संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत हमने विस्तार रूप से चर्चा की है कि वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कौन से हमारे कौन कौन से किस किस के क्या क्या स्थान हैं और किन वर्णों को हम क्या कहते हैं, कौन से हमारे अंत्यस्थ हैं, अर्धस्वर हैं, अर्धविवर्त हैं, किनको हम ह्रस्व कहते हैं, किनको दीर्घ, प्लुत किनको कहते हैं। और इसी प्रकार से व्यंजन के अंतर्गत हमारे स्पर्शी कौन से हैं, संघर्षी कौन से हैं और अल्प प्राण महाप्राण किस प्रकार से होते हैं, इस विषय पर हमने विस्तृत चर्चा की है। तो छात्रों, इससे संबंधित जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी हमारा शेष बचा हुआ है कि इन स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, वो सूत्र के माध्यम से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उसके बाद ही इन संस्कृत वर्णमाला से संबंधित जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न बनकर आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो छात्रों, इससे संबंधित जो भी आपकी समस्या हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको यदि कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही सभी छात्रों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।